सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कल को लेकर जिस तरीके से आपके वाल्मीकि व्यक्ति के घर पर आप जाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन उसका एक वीडियो जो है वो वायरल हो जाता है और एक नैरेटिव ये होता है कि बताइए ये तो भोजन भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो जाने दीजिए, वो आई वुड नॉट लाइक टू गेट इनटू दैट निटी-ग्रिटी, नो। तो जब आपका नाम मेरठ के लिए आया था, तो आप मेरठ में पैदा हुए हैं, ठीक है, लेकिन एक बाहरी का टैग दिया गया था। मैं मेरठ में पैदा हुआ। मैंने मेरे जीवन के पहले 17 साल मेरठ के हैं। उसके बाद भी टोटल मिलाकर मेरे 22-23 साल जो हैं वो मेरठ में गुजरे हैं। कुछ कहना तो होगा ना, चुप रहेंगे तो कैसे नैया पार लगेगी उनकी? कैसे लोगों को पता लगेगा कि अरे हाँ, हम भी हैं भाई। अगर हमारा इतिहास बीच में ख़राब कर दिया गया या बिगाड़ दिया गया है, तो उसे हमें ठीक कर लेना चाहिए। ये कैसे मिलता है? उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुद्दे रहे हैं धर्म के लेकर, जैसे कि हम मथुरा और काशी के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं, उसको लेकर क्या राय है आपकी? बीजेपी की जो यही बात है ना, जैसे आप जिस क्षेत्र में हैं, वो जो यहाँ के अल्पसंख्यक हैं, शायद उनको वो पसंद ना आए। मुझे कुछ बोलना नहीं है, उनको भी कुछ नहीं बोलना है। बस उनको सिर्फ मुझे देखना है कि सच से सच जानना ज़रूरी है, सच बताना ज़रूरी है और सच को देखकर उसे सहन करना भी ज़रूरी है। हम कब तक झूठ पर जीते रहेंगे? हमें नहीं जीना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत तक। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषिराज भी जुड़े हैं और हम पहुंच गए हैं मेरठ। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्हें आपने राम के किरदार में देखा है, अपने पहचानते हैं, जानते हैं। ये है मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका यहाँ पर। धन्यवाद। सर, लगातार आप जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है जनता के बीच में? जनता के बीच में बहुत ही पॉजिटिव माहौल है। जनता बहुत प्यार दे रही है, बहुत सम्मान दे रही है और मतलब वो इतना ज़्यादा है कि कई बार क्या बहुत जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो जाती हैं और फूल फेंक फेंक रहे हैं लोग, आशीर्वाद चाहते हैं, जो मेरे पाँव छूना चाहते हैं मुझसे, अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलवाते हैं। इवन बड़े भी जो हैं वो भी कहते हैं मेरे सर पर हाथ रख दो। इतना ज़्यादा माहौल वो है और चुनाव के प्रति जो अब उन्हें ये पता है कि मैं चुनाव में प्रत्याशी हूँ, तो तब इतना पॉजिटिव माहौल है। इसका मतलब मुझे ये लगता है कि वो चुनाव के प्रति भी बहुत उत्साही हैं। अच्छा, तो सर इस पर एक सवाल, मैं चूँकि अभी करंट सिनेरियो को लेकर भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कल को लेकर जिस तरीके से आपके वाल्मीकि व्यक्ति के घर पर आप जाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन उसका एक वीडियो जो है वो वायरल हो जाता है और एक नैरेटिव ये होता है कि बताइए ये तो भोजन भी नहीं कर रहे हैं। उसको लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया अगर देना चाहें तो? हाँ, नहीं, मैं ज़रूर देना चाहूँगा। वो क्या किया है उन्होंने कि मुझे जो सब हम सभी लोग बैठे हुए थे और खाना हमें दिया गया। मैंने उसमें से खाना खाया जितना मुझे खाना था। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको जितना खाना दिया गया है वो सारा ही आपको खाना होता है। मैंने अच्छे से खाना खाया और उसके बाद मैंने उनको खाने को नमस्कार भी किया क्योंकि थोड़ा उसमें बचा हुआ था। उन्होंने वो पोर्शन उतना पोर्शन जो बाद का पोर्शन जब मैं खाना खा चुका था, मैंने देखा वो ट्वीट, कांग्रेस का ट्वीट, वो उन्होंने उतना पोर्शन उसमें लगा दिया है। उन्होंने बाकी ट्वीट नहीं लगाए कि वो जो महिला थी जिनके हम घर गए थे, उनकी माँ ने किस तरह से मुझे आशीर्वाद दिया, किस तरह से मैंने उनकी माँ के साथ बैठकर बातचीत की, वो सब कुछ नहीं दिखाया उन्होंने। तो ये तो टैक्टिक्स हैं बेसिकली, जो जितना उन्हें ज़रूरत थी उतना उन्होंने दिखा दिया। अच्छा सर, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मुझे जाति, संप्रदाय, धर्म, इसकी वजह से मैं लोगों से न मिलूँ, ये कभी नहीं होता मेरे ज़िंदगी। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मतलब मैं किसी भी व्यक्ति के साथ बैठकर चाय पी सकता हूँ, किसी भी व्यक्ति के साथ बैठकर खाना खा सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मैं मिल सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहता। अच्छा, लेकिन मतलब मैं इस सवाल पर आता बाद में, लेकिन आपने चूँकि ज़िक्र कर दिया जाति और उसका, तो मेरठ में हम देख रहे हैं कि आपको जो है वो जाति के उस पर घेरने की बड़ी कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि जाति के कॉकस में बीजेपी के लिए परेशानी है। बात अगर हिंदू-मुसलमान की होती है तो वहाँ तो बीजेपी को साफ तौर पर एज दिखाई देता है और मुझे लगता है कि अब आपने अपने जीवन में जिस तरह का किरदार निभाया है, उससे बाहर निकल पाना भी आपके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो एक तो विरोधियों पर बहुत ज़्यादा तीखा हमला करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता होगा आपको। नहीं, मैं करता भी नहीं हूँ उन पर हमला। मैं खाली एक क्लैरिफ़िकेशन अब ज़रूर दे सकता हाँ। हूँ, लेकिन मेरी हमला करने की ना आदत रही है, ना मैं करूँगा।
नहीं, पर मैं क्लैरिफिकेशन तो दे सकता हूँ हाँ। ज़रूर। अच्छा, तो जैसे कि वो जाति को लेकर आपको उस ध्रुवीकरण फँसाने की कोशिश है कि जाति के कॉकस में आपकी सीट को फँसाने की कोशिश की जा देखिए, रही है, उसको कैसे टैकल कर रहे हैं आप चीज़ लोग? मानता हूँ। आज हमारे देश में प्रधानमंत्री कोई नई योजना, कोई नई बात रखते हैं, तो क्या वो किसी विशेष जाति संप्रदाय के लिए होती है? क्या वो आज उन्होंने टॉयलेट्स 11 करोड़ कुछ टॉयलेट्स बना दिए, है ना? इतनी महिलाओं, करोड़ों महिलाओं को गैस दे दी गई। क्या वो जाति को देखकर दी गई थी? तो सरकार से जितने भी चीज़ें होती हैं, वो उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय कुछ नहीं होता, है ना? तो वो जो है तो, और दूसरा, आज अगर हम बाबा साहेब अम्बेडकर की आज जयंती भी है, उनको अगर हम देखें, तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप एक जाति विशेष में फँसे रहिए। उन्होंने ये कहा था कि जब तक हम भाई-भाई बनकर नहीं रहेंगे, तब तक ये जो एक भारत का जो सपना है, अखंड भारत का सपना है, वो पूरा नहीं होगा। तो हम क्यों जातिवाद में फँस रहे हैं? मुझे आप ये समझ में नहीं आता। जी, आपने जैसे जातिवाद की बात की, लेकिन अगर हम जिसे देखें तो मेरठ बीजेपी का गढ़ रहा है। लेकिन जो पिछली बार का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें बड़े ही कम मार्जिन से जो बीजेपी कैंडिडेट थे, वो मतलब एक तरीके से उनकी नैया पार लगी थी। तो इस बार आप सामने हैं और क्योंकि 3 बार से बीजेपी रही है, तो एक थोड़ा-सा उस तरह का माहौल है कि क्या पता इस बार जनता कहें कि किसी और को ट्राई मतलब देखते हैं, करते हैं। पिछली बार जो उसमें कोएलिशंस बने थे, वो उसकी वजह से हुआ था अच्छा, बेसिकली, हाँ। तो इस बार मतलब एकदम एक ही इस तरफ बार ही ये वो होने वाला कोएलिशंस है। उस तरह की नहीं हैं। जी। हाँ। अच्छा, एक चीज़ हमने जैसे कुछ आर्टिकल्स देख रहे थे, हुँ। तो जब आपका नाम मेरठ के लिए आया था, तो आप मेरठ में पैदा हुए हैं, ठीक है, लेकिन एक बाहरी का टैग दिया गया था, लोग कह रहे थे, तो उस पर देखिए, लोगों का काम है कहना, जी, कुछ तो लोग कहेंगे। उन्हें कुछ कहना तो होगा ना, चुप रहेंगे तो कैसे नैया पार लगेगी उनकी? जी। कैसे लोगों को पता लगेगा कि अरे हाँ, हम भी हैं भई, है ना? तो इसलिए उन्हें कुछ तो कहना होता है। अब मुझे एक बात बताइए, बाहरी व्यक्ति आप किसको कहते हैं? आज मुझसे, अब इतने सालों में जितना जब भी मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ के हैं, जी, तो मेरा क्या जवाब होगा? मैं मेरठ का हूँ, जी, है ना? तो बाहरी कैसे हो गया मैं? मैं मेरठ में पैदा हुआ, जी। मैंने मेरे जीवन के पहले 17 साल मेरठ के हैं। जी। उसके बाद भी टोटल मिलाकर मेरे 22-23 साल जो हैं वो मेरठ में गुज़रे हैं। मैं आता-जाता रहा हूँ यहाँ। तो बाहरी का टैग उन्हें देना है तो वो दें, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं बाहरी नहीं हूँ। आपने बाहरी की बात की, मेरठ की बात की। ये साल राम का साल है, भगवान राम का साल है, हुँ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, हुँ। सब कुछ हुआ। तो एक कहीं मन में आपके वो रहता है कि मतलब मेरठ ठीक है लेकिन अयोध्या भी मतलब जा सकते थे या फिर एक बीजेपी से एक चूक हुई क्योंकि लोगों की जो बड़ी एक तरीके से कहते हैं ना कि इमोशन है, वो आज भी आपके साथ वैसा ही दिखता है। जी, वैसा ही है। तो अयोध्या भी एक मतलब अच्छा ऑप्शन हो सकता था। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि अगर मैंने कहा होता, अगर मैंने हुँ, माँगा होता, हुँ, अगर मेरी इच्छा होती कि मैंने बताया होता हुँ, पार्टी को कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, जी, तो ये बात होती कहीं। जब मैंने कहा नहीं है, मैंने माँगा नहीं है, ये मुझे, मेरा नाम अपने आप शुरू हो गया था, मुझे नहीं पता कैसे शुरू हुआ, हुँ, किसने शुरू किया है। अच्छा। ऑफ़ कोर्स मुझसे बाद में पूछा गया क्योंकि मैंने बीजेपी की प्राइमरी मेंबरशिप ली थी 21 में मेरा ख़्याल। हुँ, हुँ, जी, पर मैंने अपने आप को एक्टिव कभी नहीं किया था क्योंकि बेसिकली ये है कि मैं बहुत ज़्यादा कभी भी इंटरेस्टेड रहा नहीं राजनीति में आने में। मुझे पहले भी ऑफ़र्स मिलते रहे हैं राजनीति में आने के लिए, पर मेरा कभी मन था नहीं। तो पर अभी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन, तो उस दिन मेरे मन में आया था ये बात। मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में कही है ये बात कि मैंने 1 टू 1 वाली जो जन सेवा होती है, वो नहीं की है कभी भी। तो रामायण के थ्रू जो हम सेवा कर सकते थे समाज की, आध्यात्मिक सेवा हो गई, सांस्कृतिक सेवा हो गई, मॉरल्स हमने बताए, जहाँ जहाँ भी जो भी रामायण की अच्छी बातें, वो जब भी इवेंट्स में हम जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम बताते हैं, वो उस तरह की वो तो हुआ, लेकिन 1 टू 1 वाली जो सेवा होती है वो नहीं की थी। उस दिन मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक बार वो भी करके देखना चाहिए, करना चाहिए मुझे, व्हाई नॉट। ठीक है, तो बस ये बात मेरे मन में आई और बात खत्म हो गई। फिर अचानक 2 महीने बाद जी, मेरा मैंने देखा कि मेरा नाम आने लगा है। मुझे दोस्त मित्रों ने बताया, परिवार के लोगों ने भी बताया कि तुम्हारा नाम आ रहा है। मैंने कहा भाई, जितना तुम जानते हो उतना ही मैं भी जानता हूँ। मैं भी टीवी में देख लेता हूँ, आप भी टीवी में देख रहे हो या अखबारों में पढ़ रहे होगे। तो अयोध्या का उस तरह का वो मतलब अगर मैं कहता कि मुझे अयोध्या दीजिए, तब ये सवाल उठता था। और दूसरी बात ये है कि ये जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला अपने घर वापस आ गए।
ऐसे ही अरुण गोविल पे घर अपने वापस आ गए। जी, हाँ, जी, जी, जी। ये मतलब जिस हाँ, व्यक्ति ने हाँ, श्री राम का अभिनय भी किया, हाँ, उसकी भी घर वापसी हो गई है। जी। तो ये अपने आप में, और मैं इसे मानता हूँ कि ये मात्र संयोग नहीं है। अच्छा। मैं ये भी मानता हूँ, ये मात्र संयोग नहीं है। अच्छा, तो इस पर सर एक सवाल और ये है मेरा कि किसने आपको फ़ोन किया कि नहीं, हम वो आपको जाने दीजिए, वो आई वुड नॉट लाइक टू गेट अच्छा, इनटू दैट अच्छा। निटी-ग्रिटी, नो, ठीक है। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ओके। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि चूँकि फ़िल्म इंडस्ट्री में आप चूँकि एक लंबा वक़्त रहा है आपके कला के क्षेत्र में, वहाँ लोग मास के लिए एक्टिंग करते हैं, नो डाउट। लेकिन मास से बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहा है। लेकिन अब ये जो क्षेत्र है वो बिल्कुल आपके विचार के आपके काम के विपरीत रहा है। तो इतने लोगों का आदत है आपको रोज़ 100, 5000, 1000 लोगों के बीच में रहना। शुरू जब आपने किया प्रचार-प्रसार कैसा रहा और अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नो, इट्स ग्रोइंग एवरी डे। जिसे कहते हैं ना कि अ, कुछ कल वो कुछ वर्ड यूज़ कर रहे थे वो लोग कि पता नहीं चुनाव चल रहा है या ऐसा ऐसा कुछ शब्द यूज़ कर रहे थे। पर आई आई कैन सी दैट कि जो लोगों के मिलने का जो भाव है वो उसमें और ज़्यादा इंटेंसिटी आ गई है। हुँ। यस। नहीं, इतने लोगों से मुझे मिलने की कभी आदत नहीं रही, एज यू आस्क्ड इट। बट जब मैंने कहा ना आपसे कि मैं हमने दूसरी सेवा तो पहले की थी पर वन टू वन वाली सेवा नहीं थी, तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो मैं उसके लिए अपने आप को पहले मेंटली तैयार कर लेता हूँ। ये तो मुझे पता है कि कैंपेन में क्या होता है, किस तरह कैंपेन का स्टाइल भी बदल गया है अभी बिल्कुल। पहले तो बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, लोग करते थे, और अब तो सीधा सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है। तो रोज़ 12-14 घंटे का सफ़र होता है मेरा, तो मैं वो करता हूँ, उसमें हज़ारों लोग मिलते हैं, सब तरह के लोग मिलते हैं, तो आई एम रेडी फॉर दैट, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम एट ऑल। तो जैसे आपका आपने बताया 12-14 घंटे का सफर होता है। अभी आप मेरठ में हैं, लेकिन अभिनेताओं के साथ एक ये रहा है कि मतलब चुनाव जीत गए, लोगों के मन में भी एक सवाल रहता है और वापस चले गए उस क्षेत्र बिल्कुल में। रहता है, बिल्कुल रहता और है। आप तो पिक्चर भी करने लगे हैं, पिक्चरें भी आप वापस से हमने देखी आपकी कई इधर। हाँ, हाँ, नहीं, तो मैंने वो अभी रिसेंटली 1-2 हाँ, साल से ही शुरू किया हाँ, था वो। तो कैसे मैनेज होगा फिर वो? नहीं, देखिए, करने में मैनेज करने की नीयत होनी चाहिए इंसान की, जी, कि मुझे ये करना है, उसका फैसला होना चाहिए जी। कि मुझे ये करना है। अगर होता है तो आदमी इंसान कर सकता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं कर सकता है। उसकी ये है कि कितना वर्कलोड हमें इसमें देना है या कितना वर्कलोड हमें इसमें नहीं देना है। वो जब इंसान डिसाइड कर लेता है तो वो हो जाता है। और ये जो आप कह रहे हैं कि सेलिब्रिटीज़ आते हैं, फिर वो जीत जाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, मतलब प्रेसिडेंसीज़ हैं इसके, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट मैंने ये कह भी दिया है, और मैंने ये वादा भी किया है कि मेरे साथ वैसा नहीं होगा। मैंने जो यहाँ का जो काम जो जब मुझे मिल जाएगा हाथ में, तो मैं यहाँ के लिए जो भी कर सकता हूँ, वो मैं करूँगा। ओके। अच्छा, तो सर भारत के विजन और पीएम मोदी के विजन को लेकर भी आप ने कहा है कि उनके विजन को आप लोग बढ़ाने का काम करेंगे, जो भी काम होगा उसको ग्राउंड पर लाने का काम करेंगे। भारत के इंफ्रा के विकास को लेकर, डिजिटल विकास को लेकर ये सब हम देख रहे हैं। आध्यात्मिक विकास में भी आप एक हम बड़ा बदलाव देखा है इस सरकार के कार्यकाल में और अब तो आप और आशावान हैं कि और भी जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुद्दे रहे हैं धर्म के लेकर जैसे कि हम मथुरा और काशी के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं, उसको लेकर क्या राय है आपकी? नहीं, देखिए, उसको लेकर अगर हमारा इतिहास बीच में खराब कर दिया गया या बिगाड़ दिया गया है, तो उसे हमें ठीक कर लेना चाहिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। हाँ। लेकिन बीजेपी की जो यही बात है ना, हुँ, जैसे आप जिस क्षेत्र में हैं, हुँ। वो जो यहाँ के अल्पसंख्यक हैं, शायद उनको वो पसंद ना आए। तो नहीं, वो कहीं न कहीं एक रोड़ा भी देखिए पड़ सकता है, उनको गोलबंदी तो उनको होना शुरू देखिए, हो गई ऐसा है। है कि सच से सच जानना ज़रूरी है, जी, सच बताना ज़रूरी है, और जी, सच को देखकर उसे सहन करना भी ज़रूरी होगा। जी। हम कब तक झूठ पर जीते रहेंगे? हमें नहीं जीना है झूठ पर, नहीं जीना चाहिए। हमारा इतिहास जो है, जो एक श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, विरासत के साथ विकास। ये पहली बार किसी देश में हो रहा है। विरासत भी मेंटेन होगी और विकास भी मेंटेन होगा। हालाँकि होता ये है कि विकास आते ही विरासत कहीं पीछे छूट जाती है ना? जब हम नए फील्ड में आ जाते हैं, जैसे मेट्रोज़ में हुआ, अब मेट्रोज़ में भी हम वापस अध्यात्म की तरफ थोड़ा बहुत आने लगे हैं।
मेट्रोज में ये हुआ कि वेस्ट की सभ्यता आई, तो हम अपनी सभ्यता को धीरे धीरे भूलते चले गए। हुआ ये हमारे यहाँ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने यही सबसे अच्छा काम किया है कि विकास तो हुआ ही हुआ है, लेकिन उन्होंने विरासत को भी संभाल कर रखा है। उस विरासत को वो बताने की कोशिश है कि देखिए ये है हमारी विरासत, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अच्छा, अरुण गोविल अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो वो मेरठ के लिए सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? नहीं, मेरे सबसे पहला और सबसे बाद वाला काम नहीं है। जी जो जो भी चीज़ें सामने आएंगी, जी एज दे कम टू मी, उनको उनके ऊपर काम किया जाएगा। सिंपल सी बात है। जिस जनसभाएं में आप अगर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग अपनी तकलीफ भी बताते होंगे। नहीं, तो वो कुछ नहीं हो रहा है, ना मैं मुंह खोल रहा हूँ ना वो मुंह खोल रहे हैं। वो जो भगवान प्रश्न राम ये की वो है, जो छवि है वो हाँ, भारी पड़ रही है। वो मतलब सिर्फ फूल है, जी जय श्री राम है, वो फेसेस हैं जिनमें इतनी कि उन्होंने पता नहीं क्या किसको देख लिया है। मतलब मैंने देखा है महिलाओं को, पुरुषों को मेरी तरफ देखते हुए और रोते हुए कि मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। तो वहाँ कुछ बात ही नहीं हो रही है। सभी रोड शोज हो रहे हैं बेसिकली, उसमें कोई बात नहीं होती। मुझे कुछ बोलना नहीं है, उनको भी कुछ नहीं बोलना है, बस उनको सिर्फ मुझे देखना है। और आशा है उनके मन में, उनकी आंखों में जो मैं देखता हूँ, वो ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी इन कंधों पर आ गई। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात पर आपके पास आने वाला था कि चूँकि लोगों ने, या मतलब मैं दूसरे का क्या कहूँ, मैं खुद, मेरा बचपन बीता है आपको देखते हुए स्क्रीन पर कि अगर राम जी होंगे तो ऐसे ही होंगे, और मोर और लेस पूरे इंडिया का सेंटिमेंट भी ऐसा ही है, ठीक है? तो लोग तो ये भी आपसे उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि मेरे मन की जो तकलीफ है आप पढ़ लीजिए और आप उसको पूरा कर लीजिए। तो ये ज़िम्मेदारी का बोझ तो मतलब ये तो वो बोझ है जो आपको रातों को सोने नहीं देगा। नहीं, ये बोझ मैं बहुत सालों से उठा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पर अब डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, तो फ़र्क उतना ही है बस। देखिए, मेरे से जो भी, जितनी मेरी में सक्षमता है, योग्यता है, और मैं जितना कर्म करना चाहता हूँ, जो मैं कर सकूँगा, वो मैं ज़रूर करूँगा। बॉटम लाइन मेरी ये है। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल जी थे, जिन्हें आप भगवान राम की भूमिका में भी देखते आए हैं। इन्होंने बताया कि कैसे अगर वो मेरठ में जीत कर आते हैं तो वो क्या कुछ करेंगे। इन्होंने अपना पूरा विजन भी एक तरीके से हमें बताया है। और आप इनको लेकर क्या कुछ सोचते हैं? आपको क्या कुछ लगता है कि मेरठ में जो इनकी वापसी हुई है इतने सालों के बाद, उस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।